कंप्लीट इंडियन पॉलिटी सीरीज, इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए डिज़ाइन सीरीज़ है। इसमें आपका प्रीलिम्स और मींस दोनों का ही कवरेज हो जाएगा, तो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस देखना ना भूलें। तो अभी हम कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। तो इसमें आज हम करेंगे चार्टर एक्ट 1853। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इसका नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो विजिट करें वेबसाइट www.dhamofupsc.com। यहाँ पर आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं और इसके अलावा टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसके फीचर्स क्या थे ये हम देखते हैं। So it first time separated the legislative and executive functions of the Governor General's Council। तो हमने देखा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल को एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिली थी। तो जो लॉ मेकिंग का काम था वो भी यही एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल ही कर रहे थे। मतलब जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे वो अलग अलग बॉडीज नहीं कर रही थी, बल्कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वही कर रही थी। तो इस एक्ट के द्वारा पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग करने का प्रयास किया गया। तो 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसलर्स वर एडेड टू द काउंसिल। Thus it established a separate governor general's legislative council called as Indian Legislative Council। तो गवर्नर जनरल के काउंसिल में 6 नए मेंबर्स ऐड किए गए जिन्हें लेजिस्लेटिव काउंसलर कहा गया। तो एक तरीके से एक अलग से सेपरेट बॉडी गवर्नर जनरल की उसमें बनाई गई जिसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। और इसका काम क्या बताया गया? इसका काम था लॉ मेकिंग का काम। यानी अब जो लॉ मेकिंग का काम होगा वो एक स्पेशलाइज्ड बॉडी जिसे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया वो करेगी। इट फंक्शनड एज मिनी पार्लियामेंट एंड अडॉप्टेड द सेम प्रोसीजर्स एज द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो एक ये मिनी पार्लियामेंट के तौर पे काम करने लगी, क्योंकि सिर्फ ये एक 6 मेंबर बॉडी थी तो इसे बोल सकते हैं कि मिनी पार्लियामेंट। लेकिन इसके जो प्रोसीजर्स थे, ये जिस तरीके से काम करती थी, वो सिर्फ और सिर्फ वो पूरी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो प्रोसीजर्स थे उस पर ही बेस्ड था। तो ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चल रहा था उसको यहाँ पर दोहराने की कोशिश की जा रही थी, यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही थी। Thus first time it treated legislation as the specialized work of government। तो पहली बार लेजिस्लेशन को गवर्नमेंट के एक स्पेशलाइज्ड वर्क के तौर पर इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया गया। ऐसा नहीं था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वही एग्जीक्यूट भी करेगी और लॉ भी बनाएगी। अब लॉ बनाने का काम एक स्पेशलाइज्ड बॉडी जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया वो करेगी। जैसे आज इंडिया में जो लॉ मेकिंग का काम है वो पार्लियामेंट करती है और एग्जीक्यूट करने का काम एग्जीक्यूटिव्स करते हैं जो कि गवर्नमेंट होती है। तो दोनों काम अलग अलग बॉडीज करती हैं। वैसे ही यहाँ पर दोनों कामों को अलग अलग करने के लिए अलग अलग बॉडीज बनाई गई। बट फॉर द प्रोमलगेशन ऑफ एनी लॉ assent of governor general was needed and governor general had powers to veto any bill of legislative council। तो प्रोमलगेशन करने के लिए गवर्नर जनरल का एसेंट होना जरूरी था। गवर्नर जनरल के एसेंट के बिना प्रोमलगेशन लॉ नहीं हो सकता था। जैसे कि आज इंडिया में कोई भी लॉ पास होना है तो उसे प्रेसिडेंट का एसेंट की जरूरत होती है, लेकिन डिफरेंस क्या है? यहाँ पर गवर्नर जनरल के पास वीटो करने की पावर थी, यानी अल्टीमेट अथॉरिटी किसी भी लॉ को पास करने की अभी भी गवर्नर जनरल के पास थी। इंडिया में प्रेसिडेंट एसेंट तो देता है एट द प्रेजेंट टाइम, लेकिन उसके पास वीटो पावर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ वीटो पावर्स हैं जो कि वो बहुत ही कम इंस्टेंसेस में यूज करता है, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट वीटो पावर्स गवर्नर जनरल के पास थी। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी मात्र एक इंट्रोडक्टरी फेज में थी, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं थी। जो मेन सेंट्रलाइज्ड पावर्स थी वो अभी भी गवर्नर जनरल के ही पास थी। इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कॉम्पिटिशन ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो 1833 एक्ट में हमने देखा कि उसने इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया था कि सिविल सर्विसेज के लिए इंडियंस को भी ओपन कंपटीशन दिया जाए, एक मौका दिया जाए। लेकिन वहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस प्रपोजल को मना कर दिया था। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया, यानी अब नाउ इंडियंस कुड आल्सो पार्टिसिपेट इन सिविल सर्विसेज। अकॉर्डिंगली मैकॉले कमिटी, द कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज वाज अपॉइंटेड इन 1854। तो अब इंडियन सिविल सर्विसेज जो थी वो इंडियंस के लिए भी ओपन हो गई थी, और इस काम को अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट करने के लिए मैकॉले कमिटी, जिसे कमिटी ऑन इंडियन सिविल सर्विस भी कहा जाता है, उसको अपॉइंट किया गया 1854 में।
it extended company's rule and allowed it to control Indian territories in trust for British Crown without specifying any particular period. Unlike previous charters, so indication that company's rule could be ended any time. इससे पहले जो भी एक्ट्स आए थे तो उसमें जो कंपनी को टेरिटरीज को रूल करने का, कंट्रोल करने का जो एक पावर दी गई थी, उसका एक टाइम पीरियड बताया गया। जैसे 1793 में भी 20 ईयर्स के लिए बढ़ाया गया, 1833 में भी 20 ईयर्स के लिए बढ़ाया गया। यहाँ पर उन्हें रूल करने की, कंट्रोल करने की पावर्स दी तो गई कि वो ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्ट में, उनके बिहाफ में इंडियन टेरिटरीज को रूल करे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कब तक के लिए। तो एक साफ जाहिर हो रहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ये प्लान कर रही थी कि कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल है, जो रूल है, इंडिया से खत्म किया जा सकता है। और यही हुआ। अगले 5 साल के बाद अगर आप देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल होता है वो खत्म हो जाता है, जो कि हम आगे अगले वीडियो में देखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। आउट ऑफ 6 members of Indian Legislative Council, 4 were appointed by local governments, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। तो पहली बार यहाँ पर हमें लोकल रिप्रेजेंटेशन भी देखने को मिलता है इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 6 members जो इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसमें 4 members जो थे वो लोकल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए थे। और लोकल जो गवर्नमेंट्स थी वो कहाँ की थी? मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने 1853 एक्ट के लिए देखे और इन्हीं पॉइंट से ही मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आपके जो एग्जाम में आएंगे वो इन्हीं से ही सॉल्व जाएंगे। तो ज़रूर इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद मज़ा आया हो तो उसमें लाइक बटन जो है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हर जगह इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो को देखने का फ़ायदा मिले। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, जिससे कि आप बाकी वीडियोज़ भी देख सकें। सपोर्ट अस, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, अगर आपको हमारा एफर्ट सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। UPSC धम्मा @UPI, UPSC धम्मा @कोटक। आपका कोई भी छोटा सा अमाउंट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होगा। तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, धम्मा ऑफ UPSC। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो विल मीट नेक्स्ट टाइम। सो बाय।